नमस्कार। आज हम लोग बारीकी से इंग्लिश का सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ को समझेंगे इस क्लास के अंदर। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? जब आप अंग्रेजी इंग्लिश की शुरुआत करते हैं 11th और 12th में, तो बहुत से बच्चों का बेसिक जो है वो कमज़ोर होता है और बेसिक कमज़ोर होने के चलते हम इंग्लिश को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा राम वरदान है जिसमें आप 200 में से कम 190 नंबर लाकर आप अपने रिजल्ट के अंदर इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाकर आप बिहार के अंदर टॉपर बन सकते हैं। थोड़ी बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना होगा और एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करने से पहले जब आप 11th में पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको समझकर सीखकर 12th में उसके सिलेबस की शुरुआत करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अंग्रेजी को सिर्फ पास आउट होने के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेड सिलेबस पूछे जाते हैं और लिमिटेड सिलेबस से आप अच्छा स्कोर बनाकर अपने एग्ज़ाम्स में आप रैंकर्स बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग रैंकर्स गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज़ बिहार दस्तक चैनल्स के माध्यम से ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आज से आप लोगों को हम दे रहे हैं। उसको बारीकी से समझिएगा, देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे मित्र, हम आपको सिखाने वाले हैं बेसिक टू एडवांस, ठीक है? जो कि बेसिक टू एडवांस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब पूरा क्लास कर लेंगे हमारा इंग्लिश का, तो आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे ही। इसके बाद जो है आप 10th लेवल, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, चाहे आप बात कर लें एसएससी एमटीएस के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, या हम बात कर ले सीजीएल के अंदर, स्टेनो के एग्ज़ाम्स होते हैं या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एसएससी बैंकिंग सेक्टर्स के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आपको बैंकिंग सेक्टर्स में आप अगर ग्रेजुएशन के बाद बैठने वाले हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में आपको यही बेसिक जो है काम आता है। और ये बेसिक सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम शुरुआत में लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा इंग्लिश कमज़ोर होता है। तो बारीकी से बेसिक से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो हर एक मामला जो है इंग्लिश के अंदर आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। डिफ़िकल्ट नामक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे वर्ड जो है वो दिखाई नहीं देगा मेरे मित्रों। तो हम लोग इस क्लास में, इस लेक्चर्स में शुरुआत करेंगे इंग्लिश फंडामेंटल्स, इंग्लिश बेसिक फंडामेंटल्स क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत जो है वो हमें कहाँ से करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सेंटेंस ही कैसे बनता है आपका, है ना। सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ें, जैसे हिंदी में हम कोई वाक्य को बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कोई वाक्य को बोलते हैं
कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, या तुम पढ़ रहे हो, तुम खेलते हो, तुम खाते हो, तुम सोते हो, हंसते हो, बोलते हो, है ना। तो सेंटेंस के अंदर क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस टर्म और इसकी जो है डिफिनेशंस के बारे में अगर सोचेंगे, तो डिफिनेशन का जो टर्म है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस इज अ group of word. A sentence is a group of words which make, yeah, give complete real meaning in the sense. मतलब हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो सेंटेंस हम तभी कहेंगे जब वह सेंटेंस पूरा हो और उसका सही सही अर्थ निकले, अर्थ प्रकट हो सके। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंट होगा और कौन सी सेंटेंसेस जो होगी वो गलत होगी। तो एग्जाम्पल में अगर देखी जाए तो हम लिख दिए कि विराट कोहली इज अ किंग ऑफ क्रिकेट। दूसरा हमने लिख दिया विराट कोहली इज अ किंग ऑफ क्रिकेट, हमने लिख दिया, है ना। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और मान के चले तो ये दो सेंटेंसेस जो है ना, पहले तो ये साबित करना है कि कौन सी सेंटेंस जो है वो गलत है और कौन सा सेंटेंस सही है। अगर मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें तो दोनों ही सेंटेंसेस में विराट कोहली को क्रिकेट का ना राजा बताया जा रहा है ना। दोनों ही सेंटेंसेस में सेम वर्ड हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में, है ना, सेम अर्थ निकल सकते हैं, है ना, आप निकाल पाते हैं। लेकिन कौन सा सेंटेंस सही है? तो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए इस सेंटेंस को, कहता है विराट कोहली इज अ किंग ऑफ क्रिकेट। ये सेंटेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस जो है अभी पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है। वाई ये कंप्लीट क्यों नहीं है ना? इन द सेंस अगर हम बात करें तो जब तक कोई इस सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप नहीं था, है ना, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए अपना सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस के अंदर बात करें, सेम पैटर्न सेम वर्ड है, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस कंप्लीटेड है। और ये सेंटेंस कंप्लीटेड है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को क्या बोला कि सर ये सेंटेंस जो है अपना वो क्या है? सही है। तो डिफरेंट ये होता है सेंटेंस के अंदर, हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस गलत है और आखिर क्यों, और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, और सही है तो आखिर क्यों। वाई इज द रीज़न, है ना, व्हाट इज द रीज़न, है ना, व्हेन द स्टेटमेंट। अगर हम बात करें तीसरी चीज़ पे, ठीक है, तीसरी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो हम लोग समझेंगे क्या, है ना, समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर जो हमने लिखा, मान लो हमने लिखा सेंटेंस के अंदर विराट कोहली इज अ किंग ऑफ क्रिकेट,
इज अ किंग ऑफ क्रिकेट, है ना। या हम लिख सकते हैं विराट कोहली इज अ इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे प्यारे बच्चे पहला लॉजिक तो ये था कि सेंटेंस अपना कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और जब तक फुल स्टॉप ना हो तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी लॉजिक ये है कि सेंटेंस का, है ना, पहला वर्ड जो होगा उसकी फर्स्ट लेटर जो होनी चाहिए वो कैपिटल होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? तो कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरुआत इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। बीच में कहीं कैपिटल नहीं आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा इसका, है ना, कैपिटल से शुरुआत होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? कैपिटल से। सेकंड थिंग ये है कि लास्ट के अंदर इसकी अगर पॉइंट लिखी जाए, है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि in the last of the sentence, in the last of the sentence अगर हम बात करें तो sentence there is must there is a must having a full stop। क्या? देयर इज मस्ट हैविंग अ फुल स्टॉप, है ना। क्या? ये फुल स्टॉप होना जरूरी है। तो हम सेंटेंस को सही और गलत कैसे कर सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस, है ना, इन द सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। क्या? मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो दो चीजें, ये तरीकाएं आपको समझना होगा, ठीक है, कि सेंटेंस जो होगा वो सही और गलत कैसे होगा, ठीक है। अगर हम मान के चलो कि हम लिख दिए, क्या, है ना, कि इज पहले इज विराट कोहली इज द क्रिकेटर ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सेंटेंस जो है ना वो अपना सही होगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वर्ड यूज किया है ना, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है, सपोर्टिंग वर्ब का यूज किया है, यहाँ हमने कैपिटल लेटर ही यूज किया है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और सेंटेंस का लास्ट जो होता है ये इंट्रोगेटिव, है ना, साइन से हो रही है। तो ये सेंटेंस अपना सही माना जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस अपना बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर अब हम बात कर ले तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले, है ना, या हम कह ले काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले। क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले, है ना, या टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले तो अगर इसको इम्पॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो टेंस सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या होता है, ये अफर्मेटिव, है ना। तो सेंटेंस की अगर बात कर ले तो ये अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कितने होंगे? अगर इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचे तो ये 4 होगा। पहला होगा ये अफर्मेटिव, दूसरा होगा
निगेटिव सेंटेंस, है ना। जो भी सेंटेंस पॉजिटिव होगी तो उसकी भी क्या होगी, निगेटिव भी होगी। तीसरा अगर बात कर ले तो इंट्रोगेटिव होगी, क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। चौथा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव हम इसको बोलेंगे। यानी जब सेंटेंस की इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्णताओं की वरीयता दी जाएगी तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो क्या होगा, चार प्रकार की होगी। पहला तो होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव और चौथा होगा निगेटिव सेंटेंस नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या लिखेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। यानी जब चार सेंटेंसेस की हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस को देखते हुए तो कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना पहला अफर्मेटिव, दूसरा हो जाएगा उसका नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस की इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या है, इम्पोर्टेंस के, सेंटेंस महत्वपूर्णताएं रखती है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, है ना। लेकिन जब कोई चीज़ वरीयता अगर हम उसके सेंसिटिविटी से देते हैं, मतलब कहीं गंभीरता से किसी चीज़ को सोचते हैं, है ना, तो सेंटेंस का पार्ट और काइंड्स टाइप्स जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है ना। लेकिन जैसे ही सेंटेंस की बात अगर हम इसेंशियलिटी से देंगे, अगर हम इसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, इसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो ये सेंटेंस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या, पहला जो है यही सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, तो ये सेंटेंस अपना एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाने लगता है, एडजेक्टिव, है ना। या बात कर ले तो डिक्लरेटिव भी इसको बोल सकते हैं या इसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, है ना। अगर दूसरा अगर बात करें, है ना, तो ये सेंटेंस जो है अपना यही इंट्रोगेटिव हो जाता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव, जो कि, है ना, इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर वही तीसरा सेंटेंस की अगर चर्चा की जाए तो यही सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव बन जाता है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बन जाता है ना। और अगर चौथी की बात की जाएगी, जैसे ही चौथी सेंटेंस की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगी, है ना। और हम पांचवी की बात कर लें, ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पांचवा, है ना। अगर इस सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, है ना, टेंस के अंदर जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, है ना, तो ये जो है ना, हम लोग को टेंस के अंदर जो है हमें यही चीज़ों को ध्यान रखना होता है टेंस के अंदर, है ना। और इसी से जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं टेंस के अंदर। हम लोग कहते हैं ना, बचपन से हम लोग 6 टाइप्स से हम लोग सेंटेंस को अरेंज करते हैं और 6 प्रकार से किसी भी हिंदी वाक्य, हिंदी स्टेटमेंट को, इंग्लिश स्टेटमेंट को हम लोग क्लैरिफाई कर पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंटेंस, है ना। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज द मेन फैक्टर, है ना, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द टेंस। जो भी हम लोग टेंस में पढ़ने जा रहे हैं या
पढ़ने जाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस ही होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस सेंसिटिव में अगर बात करें तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर हम बात कर लें, है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना, थोड़ा बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होगा? ठीक है, एक बार जरा इस सब को देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग समझेंगे सेंटेंस के मेन फैक्टर चीज़ को। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न और नेगेटिविटी नहीं हो, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस को ऐसे सेंटेंस जिसमें निगेटिव यानी नहीं, है ना, और नेगेटिव यानी नहीं और इंट्रोगेटिव यानी मान लो प्रश्न वाला कोई ऐसा चीज ना दिखे, नहीं दिखाई देता हो, ठीक है, नहीं दिखाई देता हो, वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, सिंपल सा कोई भी सेंटेंस जो है, राम इज अ गुड बिजनेसमैन। मान लो इस राम इज अ गुड बिजनेस, राम इज अ बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम इज अ बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस में हमें किसी प्रकार का नकारात्मकता या प्रश्नवाचक वाले चिन्ह, यानी प्रश्न पूछने वाला ऐसा कोई स्टेटमेंट्स ऐसा महसूस नहीं हो रहा, है ना। सिंपल साधारण सा क्या है ये, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को हम लिख दिए कि इज राम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम ये लिख दिए राम इज नॉट अ बिजनेसमैन, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर हम नॉट का प्रयोग कर चुके हैं, तो क्या ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्या? ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्या? नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे का रीजन है कि भाई यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर निगेटिव आ चुका है। क्या आ चुका है?
निगेटिव आ चुका है ना, तो ये सेंटेंस जो है वो क्या होगा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस अपना नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले, है ना, अगर हम बात कर ले निगेटिव सेंटेंस का, क्या, अगर हम हल्का सा निगेटिव सेंटेंस का बात कर ले, तो जिस भी सेंटेंस में क्या दिखे, जिस सेंटेंस में क्या दिखे, जिस सेंटेंस के अंदर, जिस भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाई दे, नहीं लगा हो, है ना, नहीं लगा हो, है ना, लेकिन 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 प्रश्न सूचक नहीं हो, है ना, वैसे सेंटेंस क्या कहलाएगा, वैसा स्टेटमेंट निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसा अभी हमने लिखा था, है ना, एग्जाम्पल में कि सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर is not a god of क्रिकेट। दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, मतलब नहीं, या हम कह सकते हैं कि नॉट का यूज नहीं है। तो जिस सेंटेंस के अंदर नहीं नहीं लगा होगा, नॉट का यूज नहीं होगा, वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा। इस सेंटेंस के अंदर सचिन तेंदुलकर इज नॉट गॉड ऑफ क्रिकेट, नॉट लगा गया है, तो नॉट लग गया मीन्स ये वाला सेंटेंस जो है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बिल्कुल आराम से चीज़ों को सीखेंगे, बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करेंगे और आराम से ही सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि आप समझ सके, क्योंकि हम लोग बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस के अंदर आप जितने भी चीज़ों को समझेंगे वो बिल्कुल इसी प्रकार से आराम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आता है तीसरा, अब आता है तीसरा, तीसरा है इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव, है ना। तो इंट्रोगेटिव क्या हुआ, तो इंट्रोगेटिव में सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर ये वाला साइन दिखाई दे, है ना, ये वाला साइन दिखाई देता हो, है ना, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये वाला साइन दिखाई देगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ नॉट का यूज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी सेंटेंस के अंदर, है ना, नॉट का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो समझिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, इज सचिन तेंदुलकर, इज सचिन तेंदुलकर, है ना, इज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं
तो इस सेंटेंस में है ना सवाल पूछी जा रही है कि इज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है? इज सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट? इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, इट इज द क्वेश्चन आस्किंग टू मी। अगर आप समझते हैं कि इस स्टेटमेंट के द्वारा मुझसे सवाल पूछी जा रही हो या मैं किसी से सवाल पूछ पा रहा हूँ, इट मीन्स डैट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे है ना। हालांकि ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं है ना। हेल्पिंग वर्ब से क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं, ये पहला फैक्टर है। दूसरा है कि WH वर्ड का हम लोग यूज करते हैं है ना, ये दूसरा फैक्टर है। जब हम किसी स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए है ना या तो सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम लोग सेंटेंस से जस्ट पहले लिखते हैं है ना, सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखते हैं है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना भी इम्पोर्टेंट है, ये भी दिखिएगा कि लास्ट में है ना कि लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क्स जो है ये वाला लगेगा। ठीक है, ये वाला जो है वो लगेगा है ना। यानी ये वाले क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाओगे तो सेंटेंस ऐसे ही गलत मान्य हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि पहला कि सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी है ना, जैसा जो भी एम इजार होती है सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं ना है ना, वो टेंस जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बताएंगे। फिलहाल ये समझिए है ना, वाज वेयर जो पढ़ते हैं ये है ना, हैज हैव जो हम लोग पढ़ते हैं ये है ना, ये सब के सब जो है वो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगी और इससे हम लोग सेंटेंस का शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए WH वर्ड क्या है ना, तो WH वर्ड क्या है एक बार देख लीजिए। तो मेरे भाई WH वर्ड के मतलब ये कि जितने भी ऐसा इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है ना जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, तो जैसे व्हेन WH वर्ड है ना। वेयर अगर बात करें WH वर्ड है ना। अगर बात कर ले विच WH वर्ड है। व्हाट अगर बात करें WH वर्ड है। वाई अगर बात कर ले तो WH वर्ड है ना। वेन वेयर विच व्हाट वाई है ना। हाउ भी अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ भी WH वर्ड है। ठीक है ना। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये WH वर्ड कहलाते हैं और WH वर्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? WH वर्ड का यूज सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, WH वर्ड का प्रयोग हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं है ना। व्हेन वेयर विच व्हाट वाई हाउ है ना। तो ये सारे वर्ड हैं जो आपका WH वर्ड है जिसको हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, बनाने में है ना, बनाने में यूज ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है, अब हम अगर समझे तो इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? अगर हम लोग समझे तो अगला टर्म इसका ये है कि सेंटेंस नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा है ना। इंट्रो
इंट्रोगेटिव भी होगा। यानी सेंटेंस जो है आपका वो क्या होगा, निगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। मतलब ये है ना कि सेंटेंस के अंदर क्या है, नॉट भी लगा रहे। क्या लगा रहे, तो नॉट भी लगा रहे, है ना। और क्या रहे, या WH वर्ड हो, है ना, या अगर बात कर ले तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, या सपोर्टिंग वर्ब जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सपोर्टिंग वर्ब जो है ये भी लगा हो और क्वेश्चन मार्क्स आपको दिखाई दे। तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है अपना, इसमें क्या होता है, नॉट भी होता है और क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव में, है ना, WH वर्ड, एम इज आर, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जिसको सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चंस मार्किंग वाला सवाल आपको दिखाई देगा तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख ले, है ना, कि मान लो इज MS धोनी टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क से, है ना, और हम लिखे इज MS धोनी नॉट टेक रिटायरमेंट यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, इज MS धोनी टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट और इज MS धोनी नॉट टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। देयर इज द टू क्वेश्चंस, देयर इज द टू क्वेश्चंस, है ना। अगर बात करें तो देयर इज द टू क्वेश्चन, फर्स्ट इज दैट एंड सेकंड दिस वन, इज MS धोनी टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, है ना, क्या MS धोनी क्रिकेट से रिटायर, है ना, लेंगे या कह सकते हैं, है ना, कि लेते हुए दिखाई देंगे या नहीं। यहाँ पे इज MS धोनी नॉट टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, है ना, यहाँ से बोल सकते हैं कि ये भी जो है इज है, यानी कि पहले एम इज आर सपोर्टिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस आपको पहले से ही दिख रहा है कि जहाँ क्या है, ये इंट्रोगेटिव है ना। लेकिन इंट्रो निगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, नॉट भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो ये वाली सेंटेंस अपना क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट का यूज नहीं है, तो हम लोग इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव कहेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखी जाए तो सेम चीज़ें, नॉट का भी प्रयोग है, क्वेश्चन मार्क्स भी है और इज का भी प्रयोग है। तो इसीलिए तीनों फैक्टर डिसाइड करता है कि ये सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव इंट्रोगेटिव या, है ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंस के काइंड्स, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के प्रकार के बारे में हम लोगों ने अभी तक समझा। यहाँ तक मुझे समझ में ये आना चाहिए, आप सभी को भी समझ में आना चाहिए और किसी प्रकार का कोई समस्या प्रॉब्लम जो इतना तक में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके पास कोई सवाल होगा इन सारे फैक्ट्स रिलेटेड संबंधित, कोई कन्फ्यूजन्स होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपका हमारे, है ना, हर एक चीज़ को जो है वो क्या करेगी, बयां करेगी, बताएगी। ठीक है।
एक सेकेंड थोड़ा हम चेक कर लेते हैं वीडियो। बाकी सेंटेंस के अंदर जो इसेंशियलिटी है, इसेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटेंस का टाइप्स है, पार्ट्स है ना, काइंड्स है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। रैंकर्स गुरुजी 2.0, रैंकर्स टारगेट वीआर बोर्ड और न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 यूट्यूब चैनल्स पे। बाकी जो आपकी राय होगी, सलाह होगा, सजेशंस होगा, है ना, या किसी प्रकार का कमिटमेंट अगर आपको दिखाई दे ऐसा, तो आपको लगे, तो आप हमें कमिटेड कमेंट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।